मॉर्निंग। आज हम डीसी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और डीसी थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट यानी अवयव। अवयव घटक क्या होते हैं, उसे एलिमेंट के बारे में देखना पड़ता है। एलिमेंटों को जोड़ेंगे तो परिपथ बनेगा, परिपथ बनेगा तो ओम का नियम लागू होगा। ठीक है भाई। एलिमेंट अवयव के दो, यहाँ क्या कह दो, घटक। हम अलग अलग प्रकार से एलिमेंट का वर्गीकरण करते चलेंगे, आप ध्यान से देखना। एक सबसे पहले एलिमेंट है दो प्रकार से, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो हिंदी में हमारे पास क्या होता है भाई, सक्रिय अवयव। और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है भाई, पैसिव। और पैसिव एलिमेंट वह होता है जो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, निष्क्रिय अवयव। ठीक है। तो एक होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होता है पैसिव। ठीक बात है। अब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। जैसे वोल्टेज सोर्स वोल्टेज दे सकता है, धारा सोर्स करंट प्रदान कर सकता है, बैटरी और सेल हमें पावर प्रदान कर सकती है। तो वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, एक्टिव। और जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं है परंतु ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं, वो कौन से हैं, पैसिव। वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, वे अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है परंतु लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है। एग्जाम्पल बताइए कौन से हैं। तो एग्जाम्पल है, एक तो विभव स्रोत, एक धारा स्रोत, एक होता है सेल और एक होता है बैटरी। एक आया वोल्टेज स्रोत, एक है धारा स्रोत, एक है सेल और एक है बैटरी। वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है वो हमारे पास क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अगला,
वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं है वो क्या कहलाते हैं? पैसिव। वह अवयव जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं है वो कौन से कहलाएंगे? तो आप कहेंगे वो पैसिव कहलाएंगे। पैसिव कौन से हैं? एग्जाम्पल बताइए भाई। एक होता है प्रतिरोध, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है कैपेसिटर, चौथा है हमारे पास एक ध्यान रखें, बल्ब भी पैसिव है एवं ट्रांसफॉर्मर भी पैसिव एलिमेंट है। ये दोनों ही हमारे पास, हाँ ट्रांसफॉर्मर हमारे पास ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य ट्रांसफॉर्मर का नहीं है। आप यदि एसी दोगे तो एसी देगा, डीसी दोगे तो डीसी देगा, लेकिन डीसी पर तो काम ही नहीं करता है। इसका मतलब एसी को ये कम या ज्यादा ही करेगा, ये उत्पन्न क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर पैसिव एलिमेंट है, बल्ब पैसिव एलिमेंट है, और सवाल में ऑप्शन यही इंपॉर्टेंट है, यही तो गड़बड़ करता है। ये आता तो क्या होता है? गड़बड़ होता है ना मामला, ये है। एक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो हमारे पास डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वो भी एक्टिव एलिमेंट है। तो डायोड कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है क्या? ना। ट्रांजिस्टर ऊर्जा प्रदान करता है ना। फिर भी वो एक्टिव एलिमेंट है। तो सवाल है क्यों? बताओ क्यों? तो क्यों ये है कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब में एम्प्लीफिकेशन का गुण है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब आयाम को बढ़ाना, आयाम को बढ़ाने का मतलब, मैं ऐसे बोल रहा हूँ लास्ट तक सुनाई नहीं दे रहा, जब मैंने ये लगाया माइक, तो ये माइक का कोई कमाल नहीं है कि लास्ट तक सुनाई दे, न कोई खास कमाल स्पीकर का है। सबसे बड़ा कमाल इधर मशीन लगी हुई है, उसका नाम है एम्पलीफायर। ये मेरे सिग्नल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसका तो कार्य केवल इलेक्ट्रिकल को साउंड में बदलना है, इसका कार्य केवल साउंड को इलेक्ट्रिकल में। तो बढ़ाया तो इन्होंने दोनों ने नहीं है, ने उसने बढ़ाया नहीं इसने बढ़ाया, ये तो दोनों रूपांतरण करने वाली इकाई हुई। बढ़ाया किसने? मशीन ने। मशीन को अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का कार्य होता है एम्पलीफाई करना, यानी कि आयाम को बढ़ाना। तो ये जो आयाम बढ़ाता है, कम आयाम है तो उसमें ज्यादा कर दिया, इसका मतलब सक्रियता का गुण है, ये एक्टिवनेस का क्या कहलाता है? गुण। तो डायोड, ट्रांजिस्टर सक्रिय अवयव क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सा गुण है? एम्पलीफिकेशन का। एम्पलीफिकेशन मतलब परिवर्धन का। वह अवयव जिसमें परिवर्धन का गुण हो, वह अवयव जिसमें परिवर्धन का गुण हो, यानी एम्पलीफिकेशन का गुण हो, वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? बस। तो एग्जाम्पल बताइए, एक्टिव कौन सा हुआ भाई? तो आप कहेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को बीजेटी भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार एक नाम होता है एफईटी, इसी प्रकार नाम होता है एससीआर, इसी प्रकार नाम होता है यूजेटी।
बाकी सभी पूछेंगे इसकी फुल फॉर्म बताओ, मैं बोल देता हूं, मैं लिखूंगा बिल्कुल नहीं। लिखूंगा जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तभी मैं लिखूंगा। बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एपीटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यूजेटी होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियां हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियां, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पूरा का पूरा इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब कला कहलाती क्या है? एक्टिव। क्या कहलाती है? बस ये ध्यान रखो। लोकेश क्या कह रहा है? ऊपर लो। डिलीट क्यों करे तू? हाँ कोई बात नहीं, पढ़ रहने दे। अपन को ऐसा डिलीट विलीट नहीं करना, मैं निर्णय दे दूंगा, अपन कर देंगे सीधा ब्लॉक। चेतावनी आपको देनी चाहिए ना, इधर इस लिख किया कीजिए, एक जो चेतावनी का एक टेम्पलेट बना लीजिए कि भाई ये कमेंट को आप एक बार ही कीजिए, बार बार नहीं कीजिए, अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या, फिर दूसरे का कमेंट दिखता नहीं है। उस केस में क्या होता है, ढंग का सवाल नहीं मिलता है। किसी को लगता है मैंने तो ना 1600 रुपए दिए तो मुझे क्यों ब्लॉक करेंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक तो कर देते हैं। क्योंकि आप केवल पढ़ सकते हैं ना, किसी सबको डिस्टर्ब थोड़ी कर सकते हो। यदि मान लो एक ही चीज कमेंट 10 बार आया, तो किसी ने बीच में कोई दूसरे बच्चे ने ढंग का सवाल पूछा, वो तो गायब हो गया। क्योंकि सामने तो 5 कमेंट दिखते हैं, बाकी तो ऊपर चले जाते हैं। ऐसा मामला। लिख लो, लिख लिया? लिखो। क्या हुआ? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख कहाँ लिए, इधर भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहा है। ओके। अब देखिएगा कि हमारे पास एक्टिव एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन सा कौन सा? ये तो एलिमेंट हुए हैं। अब एक्टिव एलिमेंट कितने प्रकार के हैं? सक्रिय एलिमेंट अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो सक्रिय अवयव 2 प्रकार के होते हैं। तो दो है, कौन से प्रकार? रेखीय, रेखीय ना। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। उसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो एक तो हमारे पास सक्रिय अवयव जो है वो 2 प्रकार के हैं। दो प्रकार का कौन सा होता है भाई? पहला होता है डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। आश्रित सक्रिय अवयव। आश्रित सक्रिय अवयव का मतलब है ये किसी ना किसी के ऊपर क्या है भाई? निर्भर। डिपेंड है ना। दूसरा हमारे पास कहलाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट।
इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट यानी कि हमारे पास स्वतंत्र सक्रिय अवयव। कौन सा अवयव भाई? स्वतंत्र सक्रिय अवयव। हमारे पास एक डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या होता है? इंडिपेंडेंट में आकार होता है वर्ताकार। आकार कैसा होता है भाई? वर्ताकार। जैसे मैंने आपको ये ऐसे बना के दिया, ये लिख दिया 5 वोल्ट। बताओ ये विभव स्रोत है कि नहीं है? विभव स्रोत क्या प्रदान करेगा? वोल्टेज। बताओ कितना वोल्टेज प्रदान करेगा? 5 वोल्ट। यदि मान लो मैंने इधर धारा स्रोत बना दिया तो तीर का निशान लगा, मान लो मैंने लिख दिया 4 एम्पियर, तो ये हमारे पास क्या है? धारा स्रोत। इसका मान कितना है? 4 एम्पियर। यदि मान लो परिपथ में प्रतिरोध कम होगा तो ये धारा ज्यादा देगा कम देगा? अरे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो 4 ही देगा ना। तेरे तूने बैटरी लगाई है, तू छोटा बल्ब लगा चाहे बड़ा बल्ब लगा, बैटरी तो वोल्टेज 12 ही देगी। तूने छोटा बल्ब लगाया, बैटरी ने क्या कर दिया? अब तो 2 ही दूंगी। बड़ा बल्ब लगाया तो उसने कहा अब की बार 18 दूंगी। ऐसा हुआ क्या? आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो बल्ब अगर छोटा लगा चाहे बड़ा लगा, वो वोल्टेज कितना देगी? 12। तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उसने कहा मेरा जो मान है वही मान है, कभी भी चेंज, हम किसी पर निर्भर नहीं है। तभी तो इंडिपेंडेंट हुआ। जब निर्भर हो रहा है तो काहे के इंडिपेंडेंट हुआ? जब वो धारा के यदि मान लो प्रतिरोध के कारण इसका मान बदल रहा है तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? वो तो डिपेंडेंट हो गया। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार इंडिपेंडेंट का मतलब है जो वैल्यू है वही वोल्टेज का मान, धारा का मान फिक्स है। इसमें कंफ्यूजन है? नहीं है? देखो कंफ्यूजन है तो अपने पास रखना, ध्यान से आप सुन लेना। चीजें चीजें क्या है कि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें पहली बार, तो थोड़ी सी अच्छी चीजें होती है। अब ये जो है ना डिपेंडेंट वाला, इसका पूछे आकार कैसा है? आकार होता है इसका डायमंड। क्या लिख दूं? डायमंड। या फिर इसको लिखते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, ये आकार, ये डायमंड शेप है। ठीक है, और ये हमारे पास कितने, क्या हुआ? तुझे बात तो तुझे ज्यादा आती है। अभी आज के दिन मुझे तुझे तीसरी बार मुझे डिस्टर्ब किया है। तू देख ले ध्यान से, तू एक बार और देख ले। तू नहीं थका तो एक बार और देख ले, लेकिन उसके बाद तूने देख लिया, तू मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक हो रहा है, मुझे ऐसा लगने लगा है। होना मत। हाँ, मैं बता देता हूँ भाई। तुम इस पॉइंट पर रहो, क्योंकि आज के दिन में तीसरी बार मुझे नजर में आ गया है। और मैंने कहा ना एक ही चीज लगातार रिपीट होती है तो डिस्टर्ब करती है। अब देखो डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट होते हैं टोटल 4 प्रकार के। ठीक है, एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। बड़े खतरनाक नाम है भाई, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल्ड की जगह डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। कंट्रोल नियंत्रण करना या निर्भर होना एक ही बात होती है, वोल्टेज सोर्स।
हिंदी में क्या कहूंगा भाई? हिंदी में कहूंगा विभव नियंत्रक, विभव स्रोत, यही कहूंगा ना, विभव नियंत्रक, विभव स्रोत। ठीक है। अगला हमारे पास है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। विभव नियंत्रक धारा स्रोत। तीसरा है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। धारा नियंत्रक धारा स्रोत, सुनिए, विभव स्रोत, धारा नियंत्रक विभव स्रोत। और चौथा है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। धारा नियंत्रक धारा स्रोत। ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है। अब देखो कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब है सोर्स कौन सा है? वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स होने का मतलब प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? वोल्टेज के द्वारा। वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? वी एक्स। क्या लिख दिया? वी एक्स। वी एक्स का मतलब है एक्स ब्रांच में वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, एक्स ब्रांच में वोल्टेज का मान घटेगा तो इसका भी घटेगा। तो इसका मान फिक्स है क्या? नहीं, इसका तो एक्स ब्रांच वाले वोल्टेज पे डिपेंड करा, जबकि इसका मान क्या है? फिक्स। इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। जबकि ये स्वतंत्र है क्या? नहीं, ये डिपेंडेंट है एक्स ब्रांच के वोल्टेज के ऊपर। अब देखो ये अगला, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा सोर्स कौन सा लिखा हुआ है? करंट। करंट सोर्स लिखने का मतलब क्या हुआ भाई? आप इस डायमंड शेप के अंदर आप प्लस माइनस लिखोगे, तीर का निशान बनाओगे। करंट सोर्स का मतलब क्या हो गया? तीर का निशान। याद आ गया? ठीक है। किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो यहां क्या लिखूंगा? वी एक्स। कंट्रोल किसके द्वारा हुआ? वोल्टेज के द्वारा, तो लिख दिया वी एक्स। अच्छा, अब बाकी के दोनों आप खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बना ही सकते हैं। जैसे आप इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स। तीर का निशान आएगा, प्लस माइनस आएगा? प्लस माइनस आएगा। प्लस आया, माइनस आया। और कंट्रोल किसके द्वारा है? करंट। धारा के द्वारा कंट्रोल है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एक्स। क्या लिखूंगा? आई एक्स। ये हमारे पास कौन सा सोर्स है? हैं? धारा। धारा स्रोत के लिए क्या करना पड़ेगा? तीर का निशान। और करंट के द्वारा ही कंट्रोल है। हो गया?
लिखो। अब ये है ना, ये रटना नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अंदर प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स है, तीर का निशान है तो धारा स्रोत है। वी एक्स लिखने का मतलब है वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल, आई एक्स का लिखने का मतलब है धारा के द्वारा कंट्रोल। ये है मान, ये तीर का निशान ऐसा कुछ बना के पूछेगा, बताओ क्या है, चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ आएगा। मॉर्निंग में ऐप नहीं चल रहा था गुरुदेव, हाँ वो मुझे पता था ना, तभी तो मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा था, मैंने खुद नीचे नाम लिख के भेजा था, मैंने कहा ये मैं ही भेज रहा हूँ, ध्यान रखे कोई टीम नहीं भेज रही है। सुबह सुबह इंटरनेट एरर आ गई थी और लाइव क्लास का सेगमेंट सब गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने कहा भाई ऑफलाइन वालों के तो शेड्यूल वही है, कोई चेंज नहीं है, ऑनलाइन वालों को क्लास है जो रिकॉर्डेड दे दी जाएगी। और ये क्या है कि मेरा सुबह 7 बजे क्लास थी, 7:15 एक ऐप के अंदर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की आती, एक भर्ती है ना जूनियर इंस्ट्रक्टर की, कनिष्ठ अनुदेशक, उसके लिए। अभी क्या है, एक याचिका दायर हुई है कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती पर कि साहब आईटीआई किए हुए कोई अलाउ करो, क्योंकि सीआईटी अनिवार्य है ना उसमें, भर्ती तो आई रखी है, आपको पता होगा भर्ती तो, हाँ भर्ती सीआईटी से अनिवार्य है, तो उन्होंने कहा आईटीआई को अनिवार्य करो, आईटीआई वालों को अलाउ करो, जबकि आईटीआई वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा। कोर्ट याचिका लगी, याचिका कोई भी लगा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे तो आप सीआईटीएस के उनको नंबर दे दो एक्स्ट्रा परसेंटेज, यदि सीआईटीएस के नंबर 30% एक्स्ट्रा दे दिए तो वैसे भी सिलेक्शन सीआईटीएस वाला ही होगा, 30% तो बैठे बैठे मिल गए ना नंबर। फिर आप लाओगे 100 में से 100 और वो लाएगा 100 में से 70, बात हुई बराबर, है कि नहीं? मामला ये है, इसलिए वो तो सीआईटीएस की भर्ती होती है, सीआईटीएस ही रहेगी। हैं, वी एक्स का मतलब वोल्टेज है, एक्स ब्रांच का वोल्टेज, एक्स ब्रांच कोई सी भी हो सकती है, आई एक्स का मतलब किसी अन्य ब्रांच का अंदर धारा।
यूपी मेट्रो में, हाँ भर सकते हो, कोई भर सकते हो। यूपी मेट्रो हो चाहे कहीं की मेट्रो हो, मेट्रो तो कोई फॉर्म भरो, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रीशियन, देखो विज्ञप्ति लाओ। इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रिकल दे रखा होगा ना। हाँ तो इलेक्ट्रिकल ही तो इलेक्ट्रीशियन होता है। इलेक्ट्रिकल वाले में भर सकते हैं ना इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रिकल दे रखा होगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं दे रखा तो। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग होती है, इलेक्ट्रिकल अलग होती है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में आता है क्या? विज्ञप्ति पड़ी है क्या आपके पास? किधर देखा फिर तुमने? विज्ञप्ति तो है नहीं आपके पास। किसी और के पास है यूपी मेट्रो वाली विज्ञप्ति? हाँ तो है तो दिखाओ। अरे मुझे इतना ध्यान रहता नहीं यूपी मेट्रो में कब आती है कब नहीं आती है ऐसे। बाकी पिछली बार यूपी मेट्रो का सेकंड टॉपर हमारा ही था। वो नीचे जाओगे ना यूट्यूब पर, जब रिजल्ट आया तब फोटो लगी हुई पे है। मैं तो बार बार फोटो लगाता नहीं ज्यादा। इसका सेकंड टॉपर हमारा ही है। दिल्ली मेट्रो का तो जब लास्ट भर्ती थी नहीं, तो टॉप 10 में 6 थे या 7 है कोटलिया के। ये नीचे फोटो लगी हुई पड़ी है। जूनियर इंजीनियर है ना, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है ना। है प्राणी, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो अब तो। अधूरे पड़े हुए आदमी, आईटीआई, एनसीटी है एससीवीटी में, इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट और अनरिजर्व्ड। सीधा सीधा इलेक्ट्रिशियन लिख रखा है। क्या चाहता तू? पढ़ना भी नहीं चाहता? ये विज्ञप्ति के अंदर लिखा पड़ा है। पता नहीं क्या देखा तुमने क्या नहीं देखा। विज्ञप्ति के अंदर लिखा पड़ा है लो। और वो मैकेन इलेक्ट्रिकल वाले कैडर में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिकल के कैडर में लिखा है इन्होंने आगे। आईटी में तो 60% होता ही होगा ना। 60% नहीं है आईटी में। नहीं, डिप्लोमा वाला जूनियर इंजीनियर क्या रखे अंदर। ये मेंटेनर की थी। देखो कि एक मेरा जो शुरू से मानना था, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपकी तैयारी जबरदस्त होगी तब तो आपको फीस ज्यादा लगेगी नहीं। और आपकी तैयारी कमजोर होगी तो यूपी मेट्रो की फीस ज्यादा लगेगी। अब आपको फीस ज्यादा लग रही है तो मेरा मानना का आप फॉर्म नहीं भरे। मैं सही बात बताऊं, मैंने जीवन में मैंने भी एग्जाम दिए हैं, सब कुछ किया है। हमेशा जिस भर्ती के लिए आप डेडिकेटेड हो जाते हो कि भाई इसमें मेरा नंबर आ जाएगा, उसमें तो आप फीस देखते नहीं हो। अगला बंदा 2,000 लेगा तो भी आप देंगे। और यदि मान लो जिसमें तैयारी ठीक नहीं होती है, फिर वो 800 रुपये लेते हैं, तो क्या 800 रुपये तो जाएंगे। जब हमने पहली भाव नहीं जाएंगे आया है, तो इसका मतलब नौकरी दूर हो गई है। अर्थ ये होता है, आप बोले कभी भी देख लेना, कोई भर्ती में देख लेना, तो ये फॉर्म फीस के साथ ऐसा संबंध है। आपको फॉर्म फीस देखते हैं, आपको एक भाव पैदा होगा कि होगा क्या आपके साथ। लिख लिया भाई। रेखे व अरेखे अवयव। इसलिए फॉर्म फीस के बारे में कभी चर्चा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें फॉर्म फीस हम कम करवा नहीं सकते। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हमारे पास हाथ में कुछ चीजें नहीं है। हमारा हाथ में एक ही चीज है, वो एक पेन है, दूसरी कॉपी। पढ़ लो तो बेड़ा पार है। उसके अलावा कुछ भी कंट्रोल में नहीं है अपने। भर्ती आएगी तब आएगी, परीक्षा लेंगे तब लेंगे, कोई कंट्रोल थोड़ी है। अपने कंट्रोल में पेन और पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। रेखीय अवयव, रेखीय अवयव हमारे पास क्या होता है भाई? इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट यानी कि रेखीय अवयव।
वह अवयव जो ओम के नियम की वह अवयव जो ओम के नियम की पालना करता है, वह अवयव जो ओम के नियम की पालना करता है, वो अवयव कौन सा कहलाता है? रेखीय। ओम का नियम हमारे पास क्या होता है भाई? V समानुपाती I। V समानुपाती I से V बराबर क्या आ जाएगा? IR। जो R एक क्या है भाई? नियतांक। R क्या होता है? एक नियतांक। यदि ऐसा है तो इनका कहने का मतलब ये है, ये वोल्टेज है, ये धारा है, ये हमारे पास है R। R क्या होगा भाई? एक नियतांक है। तो इसका ढाल भी क्या हो गया भाई? नियत है ना, स्लोप। ढाल भी क्या हो गया? नियत। ऐसा किस में होता है? प्रतिरोध में। ऐसा किस में होता है? तो ऐसा होता है प्रतिरोध में। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है प्रतिरोध में। लीनियर एलिमेंट यानी कि रेखीय अवयव वह अवयव जो ओम के नियम की पालना करते हैं, वो हमारे पास रेखीय अवयव है। V समानुपाती I। V बराबर IR। R क्या है? नियतांक। तो V और I ये आ गया। हमारे पास ढाल है, ढाल हमारे पास क्या है? नियत। ठीक है। ये एलिमेंट कौन सा है भाई? लीनियर। दूसरा हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है भाई? अरेखीय अवयव। नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है भाई? अरेखीय अवयव। ठीक है भाई। तो अरेखीय एलिमेंट कौन से होंगे भाई? वह अवयव जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? अरेखीय। एग्जाम्पल के लिए बता दो, जैसे डायोड होता है, डायोड होता है, या फिर ट्रांजिस्टर होता है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं भाई? अरेखीय अवयव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डायोड का ग्राफ ऐसा होता है। बताओ सीधी रेखा है क्या? नहीं। तो सीधी रेखा रेखीय है? नहीं। तो ये क्या है? अरेखीय। भाई एक सीधी रेखा होती तो हम क्या कहते हैं? रेखीय। और सीधी रेखा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अरेखीय।
लिख लिया भाई। एक रेखीय और दूसरा अरेखीय। एक हमारे पास इसका वर्गीकरण और प्रकार से है, एक दिशीय और द्विदिशीय। कैसे अवयव है भाई? एक दिशीय और द्विदिशीय अवयव। ठीक है। एक दिशीय अवयव एवं द्विदिशीय अवयव। एक दिशीय एवं द्विदिशीय अवयव है, तो इनका क्या मामला है? एक दिशीय ये होते हैं जिसे इंग्लिश में कहता है यूनिलेटरल या यूनि डायरेक्शनल। एक दिशीय अवयव इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिलेटरल या यूनि डायरेक्शनल। यूनिलेटरल और यूनि डायरेक्शनल। ठीक है। ठीक है। एक दिशीय अवयव किसे कहते हैं बताइए भाई? हैं भाई? एक दिशीय अवयव किसे कहते हैं? जिसमें दिशा परिवर्तन करने पर अवयव के गुण बदल जाते हैं। जैसे डायोड का फॉरवर्ड बाइस में प्रतिरोध कम होता है, रिवर्स बाइस में प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। दिशा परिवर्तन करने पर गुण क्या हो गए? बदल गए। उसे हम क्या कहते हैं? एक दिशीय। वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर, वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर इसके गुण बदल जाते हैं। वे अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर इसके गुण बदल जाते हैं। ऐसा जो है वो हमारे पास कौन सा अवयव होगा भाई? एक दिशीय अवयव। ठीक। वह अवयव जिसमें दिशा परिवर्तन करने पर गुण क्या होते हैं भाई? बदल जाते हैं। और दिशा परिवर्तन करने पर जिसमें गुण बदल जाएंगे वो कौन सा अवयव कहलाएंगे? एक दिशीय। ठीक है। अगला, जैसे डायोड के बारे में देखें। डायोड में दो प्रकार है, एक तो फॉरवर्ड बाइस है, एक है फॉरवर्ड, और दूसरा क्या होता है? रिवर्स। डायोड के फॉरवर्ड बाइस में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा भाई? कम। और रिवर्स बाइस में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? उच्च। तो धारा की दिशा बदलने पर इसका गुण बदल गया कि नहीं बदला? इसलिए कौन सा कहलाएगा? एक दिशा। और द्विदिशीय किसे कहते हैं? जिसमें धारा की दिशा बदलने पर भी इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे बाइलेटरल या बाई डायरेक्शनल किसे कहते हैं भाई? तो आप बाइलेटरल बाई डायरेक्शनल ये कहेंगे वह अवयव
वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अवयव जिसमें धारा की दिशा परिवर्तन करने पर भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई? तो वो हमारे पास कहलाएगी द्विदिशीय अवयव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बता दो प्रतिरोध। एग्जाम्पल के क्या बता देंगे? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध में देखो धारा चाहे इस दिशा से हो चाहे इस दिशा से हो, यदि इसका मान 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा, 10 ओम है तो 10 ओम। इसका मान बदलेगा क्या? धारा की दिशा इधर नहीं इधर कर दोगे तो इसका मान बदलेगा नहीं। तो ये कौन सा व्यू कहलाएगा? द्विदिशीय। और जिसका मान बदल जाता है वो कौन सी कहलाती है? एक दिशीय। पता चल गया? बस इतना पता बहुत है। क्यों? थोड़ा पढ़ लेना, समझ में तो आ ही गया होगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परिपथ के बारे में, टाइप ऑफ सर्किट्स, बंद, खुला, लघु, लीकेज, और उसके बाद पढ़ेंगे ओम के नियम, किरचॉफ के नियम। ठीक है।